अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं ICS एंड IT डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन जावा। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने नेटबीन्स इंस्टॉल किया था। अब नेक्स्ट, इस कोर्स को स्टडी करने से पहले आपके पास C++ लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन या नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि हम इस कोर्स वर्क के दौरान कवर कर लेंगे। लेकिन C++ लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आपको आइडिया फिर हो सके। इस पूरे कोर्स के दौरान हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन जावा पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा थ्रेड्स के बारे में, फाइल हैंडलिंग, GUI और इससे रिलेटेड जो अदर टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। और इसकी जो रिसोर्सेज हैं, इसकी जो साइट है, इस साइट को एक्सेस करके आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, और इसके साथ कुछ बुक्स हैं वो भी आप इंटरनेट से आसानी डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जावा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की तरफ। तो जिस तरह यहाँ पे देखें, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, अब ये क्लास डिफाइंड है क्योंकि जावा जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप C++ में देखें तो मेन फंक्शन क्लास के बगैर एग्जीक्यूट होता है, लेकिन यहाँ इसको आपने क्लास के अंदर ही लिखना है। जिस तरह यहाँ देखें, ये क्लास हो गया हेलो वर्ल्ड, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये क्लास के अंदर आ गया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, अरे ऑफ आर्गुमेंट्स, और उसके बाद यहाँ देखें मेन फंक्शन के अंदर system.out.println हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तब अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे जिस तरह मैंने यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है मैंने फाइल नेम लिखा हुआ है ग्रेडल प्रोजेक्ट 1, और उसके अंदर फिर सोर्स पैकेजेस के अंदर क्योंकि जावा लिखा हुआ है, ग्रेडल प्रोजेक्ट जो पैकेज नेम है, ठीक है, ये जो ये लिखा हुआ है पैकेज नेम भी है, और मेन क्लास मैंने डिफाइन किया। यहाँ पे जो मेन क्लास है, यहाँ से लेकर ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग है, और फिर ये जो मेन फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ से एग्जीक्यूट, लेकिन कभी कभार सेलेक्ट काम नहीं करता ये बटन, तो आपने इसको यहाँ सेलेक्ट करना है, इस तरह सेलेक्ट करके और फिर इसको रन करना है। ठीक है, जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये रन हो गया है, और अभी इसका रिजल्ट देखें, रन हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ हेलो वर्ल्ड आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि जो मेन फंक्शन है इसका मेन काम क्या है, मकसद क्या है। यहाँ क्योंकि मेन क्लास का तो हमें पता है, क्लास में हम डिफरेंट वेरिएबल्स और फंक्शंस डिफाइन करते हैं, लेकिन मेन फंक्शन का क्या काम है अब हम इस यहाँ देखेंगे। मेन है क्या, मेन इज द फंक्शन फ्रॉम विच यूर प्रोग्राम स्टार्ट्स। तो अगर आपने 5 क्लासेस या 10 क्लासेस बनाई हैं तो उसमें एक क्लास में मेन फंक्शन होगा जहां से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा। और फिर आ जाते हैं पब्लिक, जिस तरह हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, मेन फंक्शन से तो आपको प्रोग्राम स्टार्ट होगा। पब्लिक का मतलब यहाँ पे क्या है, सो दैट रन टाइम कैन कॉल इट फ्रॉम आउटसाइड। पब्लिक का मतलब यह है कि आप इसको आउटसाइड से कॉल कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं तो ये मेन फंक्शन बाहर से कॉल हो रहा है, क्लास के अंदर से हम इसको कॉल नहीं करें, हम बाहर से इसको कॉल कर रहे हैं। दूसरा क्या है, स्टैटिक, इट इज मेड स्टैटिक दैट वी कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखें, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि हम जब भी हम क्लास बनाएंगे तो उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जिस तरह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा, हम इस क्लास को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं और ये जो फंक्शन है ये डायरेक्टली कॉल हो रहा है, इसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट या वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहे, डायरेक्टली ही ये कॉल हो जाएगा मेन फंक्शन। उसके बाद आर्गुमेंट्स, वे ऑफ स्पेसिफाइंग इनपुट एट स्टार्टअप ऑफ एप्लीकेशंस। अभी जो आर्गुमेंट्स
रे जो है इसका मतलब ये है कि इसको अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट के लिए इस्तेमाल होता है, इनपुट्स के लिए। अगर हम CMD अगर नोटपैड पे हम काम कर रहे हैं इसको एग्जीक्यूट करेंगे, या तो हम नेटबीन्स में काम कर रहे हैं, अगर आप इसको नोटपैड पे कर रहे हैं तो इन आर्गुमेंट्स के जरिए आप इसको इनपुट्स दे सकते हैं। लेकिन यहाँ इसका हमारे पास हम इस पे काम नहीं करेंगे, तो इस वजह से इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। फिर शायद नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ डिटेल्स हैं शॉर्ट फॉर्म की। अब जावा क्यों जरूरी है? पोर्टेबल है। पोर्टेबल क्या कि एक दफा लिखो और इसको हर जगह रन कर लो। जिस तरह अगर आपको इसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर लें, जिस तरह एप्लीकेशन है, दरमियान में फिर JVM आ जाता है, जावा वर्चुअल मशीन, और नीचे हार्डवेयर। अब जावा वर्चुअल मशीन हर किस्म की एबिलिटी होती है कि वो हर किस्म के हार्डवेयर पे उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सके। तो इस वजह से जावा को हम पोर्टेबल कहते हैं कि बस बाकी काम JVM का है कि वो हर किस्म के हार्डवेयर पे इसको रन कर सके। तो हमें हर एक हार्डवेयर के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने एक दफा प्रोग्राम लिखना है और बस फिर JVM पे छोड़ देना है, जो कि एक मिडल मैन का काम अदा कर रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी भी जावा ने खुद ही ले ली है। जिस तरह C++ की सिक्योरिटी इतनी नहीं थी, तो जावा अब खुद ही इसकी सिक्योरिटी हैंडल करता है, हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती। मेमोरी मैनेजमेंट ही खुद हैंडल करता है। C++ में ये है कि उसमें हमें डिस्ट्रक्टर्स कॉल करने पड़ते थे, लेकिन जावा बैकग्राउंड में ये खुद ही करता है। और जावा का मेन जो बना हुआ है वो नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए है, क्योंकि C++ जो था वो सिंगल कंप्यूटर के लिए बना था। लेकिन उसके बाद जब फिर 1990s में आइडिया जनरेट हुआ कि इंटरनेट प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन करनी चाहिए, तो उस आइडिया पे फिर जावा वजूद में आया। तो जावा मैक्सिमम सपोर्ट है नेटवर्क प्रोग्रामिंग की और वेब डेवलपमेंट भी की। हम उस पर वो भी कर सकते हैं, बना सकते हैं वेब पेजेस जावा लैंग्वेज पे बेस्ड पे। और इसके साथ फिर मल्टी थ्रेडिंग या फिर एक साथ 2-3 काम करना, ये भी जावा की बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जो कि C++ प्रोवाइड नहीं करता। और इसके साथ साथ डायनेमिक एक्सटेंसिबल लाइब्रेरीज जो हैं इसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेटवर्किंग की इसकी लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा हैं। और इंटरफेस रिलेटेड यूजर इंटरफेस बनाते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज मौजूद है हमारे लिए, जो कि हम जावा में इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं कमेंट्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस वजह से कि हमें पता हो कि जो लाइन ऑफ कोड हम लिख रहे हैं उसके बारे में हमें पता हो, या बाद में 1 साल बाद या 2 महीने बाद जब हम कोड को रीड आउट करें तो उसकी डिस्क्रिप्शन हमारे साथ हमें नजर आए कि ये कोड या ये लाइन मैंने क्यों लिखी थी। अब कमेंट्स 2 टाइप के हैं, जिस तरह ये है ब्लॉक कमेंट है और लाइन कमेंट्स। इसको अब हम चेक करेंगे। यहाँ पे इसमें बैकलैश और स्टेरिक और एंटर। अब यहाँ पे मुख्तलिफ लाइंस आप लिख सकते हैं, 4-5 लाइंस, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक कमेंट। ठीक है, तो यहाँ आप जो भी लिखेंगे पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑथर नेम वगैरह हो गया, ये सारे क्या है, ये ब्लॉक कमेंट्स हैं, 1 से ज्यादा लाइंस। और जो सिंगल लाइन कमेंट है इसको आप सिंपल डबल बैकलैश करेंगे तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। यहाँ आप जो कुछ भी लिखेंगे अगर आप नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो ये आपको एरर देगा, जिस तरह यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम हम सिंगल लाइन कमेंट से यूज करते हैं, क्योंकि हमें इतनी इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ देखें ये ब्लॉक लाइन कमेंट है, बैकलैश स्टेरिक और स्टेरिक बैकलैश। यहाँ पे स्टेरिक बैकलैश के बाद है और यहाँ पे बैकलैश से पहले स्टेरिक आ रहा है, तो ये आपको जानना जरूरी है थोड़ा। क्लास, तो सबसे पहले हमें क्लास के बारे में जानना है कि क्लास है क्या। जिस तरह अब ये पर्सन एक क्लास नेम है, अब इस पर्सन की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं और उसकी कुछ मेथड्स हैं।
जिस तरह पर्सन की क्या प्रॉपर्टीज आई थी, उसकी यूनिक आईडी या आईडी कार्ड नंबर हो गया, उसका अपना नाम होगा, एज उसकी होगी, सिटी और जेंडर। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, ये तो इसके क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स। अब वो काम क्या कर सकता है, मेथड्स उसके क्या है, ईट, स्टडी, स्लीप और प्ले। अब ये उसके फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं। अब इस पर्सन की हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें उसकी जो मेंबर्स हैं, ये डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स वो ये यूज होंगी और वो ऑब्जेक्ट ये काम कर सकेगा सारे। जिस तरह नेम जॉन, अब ये पर्सन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है इस पर्सन की क्लास का, जिसकी ये वेरिएबल्स हैं और ये काम वो कर सकता है, जिस तरह ईट, स्टडी, स्लीप, प्ले। ठीक हो गया। अब जॉन है और अब है डेसी। ठीक है, ये अब इसकी भी यही फंक्शन है। तो इसके बजाय अगर हम यहाँ पे कोई जानवर का नाम नहीं लिख सकते, लेट सपोज कोई कुत्ते का नाम हो या कुछ कोई और नाम हो जो कि इंसानों से हट के, वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये पहले तो वो इस डेटा मेंबर्स या जो वेरिएबल्स हैं उसमें पूरा नहीं उतरेगा, या फिर वो ये मेथड्स जो फंक्शंस हैं वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। तो एक दफा और कर लेंगे। जावा जो क्लास होती है उसमें वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स या फिर उसके जो फंक्शंस हैं, इम्प्लीमेंटेशंस, कि वो क्या कर सकता है, और उसके फिर अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस पर्सन क्लास के। तो इसको फिर हम इसको किस तरह लिखेंगे, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। अब ये जो हेलो वर्ल्ड की क्लास है इसमें हम वेरिएबल्स खास होंगी और इसके अंदर फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे। अब इसको लिखने के कुछ उसूल हैं, तो उन उसूल को अब हम पढ़ेंगे। एटलीस्ट वन क्लास पर जावा फाइल। एटलीस्ट वन क्लास पर जावा फाइल। जब आप जावा की फाइल बनाओगे तो उसमें कम से कम एक क्लास जरूर होगी। जिस तरह के यहां पे मैंने देखा एक क्लास जरूर है जिसके अंदर हमने मेन फंक्शन लिखा है। अगर ये क्लास अगर ना हो तो मेन फंक्शन आप नहीं लिख सकते, तो मेन फंक्शन के लिए भी आपको एक क्लास बनानी जरूरी है। ठीक हो क्या। एक क्लास तो आपने जरूर बनानी है। और दूसरा क्या, स्टार्ट्स विद द कीवर्ड पब्लिक क्लास। तो इसको आपने पब्लिक करना है क्योंकि ये क्लास हर जगह से एक्सेस करनी है हमें। अगर आप पब्लिक नहीं करोगे तो बाहर से इस क्लास को हम एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक सिंपल अब फिलहाल यही समझ लें। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पब्लिक जो हम इसे आप कीवर्ड लिखते हैं तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फॉलोड बाय क्लास नेम। ठीक है, पब्लिक क्लास और फिर ये क्लास नेम उसका हो गया। ऑल नेम्स हैव रूल्स टू फॉलो। अब यहां पर हम नाम लिखते हैं तो इसके कुछ उसूल हैं, रूल्स हैं। ईच वर्ड इन क्लास नेम स्टार्ट विद अपर केस। ठीक है, जब आप क्लास नेम लिखोगे तो फर्स्ट जो लेटर आप लिखोगे तो आप कैपिटल वर्ड से अपर केस से स्टार्ट करोगे। नो पंक्चुएशन एक्सेप्ट अंडरस्कोर्स एंड नो स्पेसेस। तो इसके दरमियान आप स्पेसेस भी यूज नहीं कर सकते, ना पंक्चुएशन आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप स्टार्ट नंबर से नहीं लिख सकते। लेकिन लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं 7 लिख दूं, 7 हेलो वर्ल्ड, तो आपने यहाँ पे या तो अंडरस्कोर्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो स्टार्टिंग विद अल्फाबेट्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हैं अल्फाबेट्स, और एंड में आप न्यूमेरिक या नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप न्यूमेरिक नहीं लिख सकते। और इसमें दूसरा है कि जावा फाइल नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। तो जावा की फाइल नेम सेम क्लास नेम की तरह सेम होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे तो हमने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरी था क्योंकि मेन क्लास हम लिख रहे हैं, तो हमें ये होना चाहिए कि ग्रेडल प्रोजेक्ट 1 जो फाइल नेम है, हमें इस क्लास को भी वही सेम टू सेम नाम दे देना चाहिए। इससे अब क्या होता है, इससे ये आपको अंदाजा होता है या सर्चिंग करने में आसानी होती है कि जो मेन फंक्शन है वो इस क्लास में डिफाइंड है। लेकिन यहाँ हमने नहीं किया तो इतना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये एक रूल है जो कि आपने फॉलो करना है। मेन फंक्शन
जावा क्लासेस आर स्ट्रक्चर्ड इनटू मेथड्स। अब जावा क्लासेस में के अंदर हम मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, फंक्शन कॉल्स या डिटेल्ड फंक्शन जो हम कॉल्ड फंक्शंस होते हैं, फिर उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इन फंक्शंस को हम एक्सेस करते हैं। जावा एप्लीकेशन में एक मेन फंक्शन और मेन मेथड होता है या मेन फंक्शन जिस तरह आपको नजर आ रहा है, जो कि हम जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें ये एक क्लास के अंदर ये मेन फंक्शन इस तरह हम जरूर लिखेंगे, जिस तरह हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड का इसमें मतलब क्या है। और इसके अलावा और जितने हम फंक्शंस बनाएंगे या मेथड्स बनाएंगे वो अपने दूसरे हिसाब से होंगे, लेकिन मेन फंक्शन के लिए हमें इस तरह लिखना जरूरी है। स्टेटमेंट मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, ठीक है। स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन, जिस तरह यहाँ पे सेमीकोलन नजर आ रहा है, हर एक स्टेटमेंट को हम इस तरह एंड करते हैं। जिस तरह यहाँ मैंने सेमीकोलन हटा लिया तो ये हमें एरर दे रहा है। अब इसमें हम नेटबीन्स में हमारे लिए आसान है कि हमें पता चल जाता है इसमें, जिस तरह यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेड सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, जो हर एक लाइन के एंड पे सेमीकोलन जरूरी है, सिवाय ये जो कमेंट्स सेक्शन होते हैं, जिस तरह ये कमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें हमें करने की जरूरत नहीं है, वो लाइन फ्री होती है और इन लाइंस को जो कमेंट्स हैं इनको कंपाइलर से एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी और हर एक लाइन के एंड पे सेमीकोलन हमारे लिए जरूरी है। अब जो स्टेटमेंट होती हैं वो दो किस्म की हो सकती हैं, कंस्ट्रक्ट और एक्सप्रेशन। कंस्ट्रक्ट क्या है, इज द कमांड, और एक्सप्रेशन क्या है, इज द डेटा टू बी इनएक्टेड अपॉन। यहाँ इनएक्टेड का मतलब क्या है, नाफिज करना, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो अब हम देखेंगे। जिस तरह यहाँ पे देखें ये क्या है, एक्सप्रेशंस है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब ये नाफिज कर रहे हैं, नम इज इक्वल टू 10, नम क्या है, एक वेरिएबल है, इसको हमने 10 100 असाइन किया। अब नम की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, और यहाँ पे फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। तो और कमांड, कंस्ट्रक्ट इज द कमांड। अब हम कमांड पे आ जाएं, यहां नीचे जो क्या है, फ्लो कंट्रोल। अब ये इफ स्टेटमेंट क्या है, एक कमांड है कि इफ अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ये वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज फिर वो कोई और एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये कमांड एक्सप्रेशन आ जाती हैं इसमें। कंपाइलेशन, कंपाइल का मतलब क्या है कि आपने एक लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा, जिस तरह हमने यहाँ माई प्रोग्राम डॉट जावा ये एप्लीकेशन, लेट सपोज हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, तो कंपाइलर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर लेता है दूसरे लैंग्वेज में या इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। माई प्रोग्राम डॉट क्लास, अब ये एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज आ गया। और अब यहाँ पे देखें माई प्रोग्राम और कंप्यूटर या हार्डवेयर के दरमियान क्या आ रहा है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। अब ये वर्चुअल मशीन जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, कंपाइलर उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। अब ये कंपाइलर ने कन्वर्ट कर लिया, अब ये JVM चूंकि इसको अंडरस्टैंड कर सकता है तो ये इंप्लीमेंट करेगा इसको हार्डवेयर पे। तो इसको बोलते हैं कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम। एक दफा और कर लूं कि आपने जो प्रोग्राम लिखा, कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर लेता है जावा वर्चुअल मशीन रीडेबल, जो कि डॉट क्लास इसकी एक्सटेंशन आ जाती है। सबसे पहले क्या था, डॉट जावा, चूंकि हमने जावा में प्रोग्राम लिखा, ये हमने जावा में प्रोग्राम लिखा हुआ है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये डॉट क्लास इसकी क्लास बन जाती है, जो कि कंपाइलेशन के बाद हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज फिर जावा वर्चुअल मशीन जो कि एज असेंबलर काम कर रहा होता है, इस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लेता है मशीन लैंग्वेज में, और फिर मशीन जो होती है या हार्डवेयर होता है, इसको एग्जीक्यूट कर लेता है। अब आ जाते हैं जावा वर्चुअल मशीन कि ये है क्या। जिस तरह यहाँ पे ये जो है, अब जावा वर्चुअल मशीन JVM है क्या, ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावा प्रोग्रामर्स के लिए,
और ये क्या है, मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि JVM मशीन पे डिपेंड करता है। अगर मशीन हर एक मशीन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मशीन्स डिफरेंट हैं तो हर एक डिफरेंट मशीन के लिए अपना JVM होगा, इस वजह से इसको मशीन डिपेंडेंट कहते हैं। डॉट क्लास फाइल्स कंटेन जावा बाइट कोड, ये जो है ये जावा बाइट कोड है या असेंबली लैंग्वेज, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये असेंबली लैंग्वेज या जावा बाइट कोड में मौजूद फाइल होती है जो कि JVM फिर उसको एग्जीक्यूट करती है। प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, अब ये एप्लीकेशन डेवलपर के लिए है कि उसके लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है कि वो उसको जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन से हार्डवेयर पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा। और जो क्लास फाइल्स हैं या डॉट क्लास फाइल्स वो इस तरह डिफाइंड होती हैं कि जावा कंपाइलर से उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट इसका है, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन ट्राइज टू इंक्रीज स्पीड, जिससे पहले हमने पिछली जो क्लासेस में हमने पढ़ा था जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स कि इसी दौरान ही इसको कन्वर्ट कर, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन के दौरान ही इसकी कन्वर्जन होती रहती है मशीन लैंग्वेज कोड में, ताकि यूजर के लिए भी टाइम मिल सके और इस दौरान ये प्रोग्राम कन्वर्ट होता भी रहे ताकि ज्यादा टाइम ना ले कंपाइलेशन के लिए। अब ये प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट्स ये क्या है, इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो इसी का ही पार्ट है इसके साथ हम इसको कंबाइन करेंगे।